students, how are you all? Hope you all are very good. Today students, we are going to start our very first chapter of class 5, which is about plants producing their own color. So students, आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स में रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में कि प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं और कैसे खुद के जैसे और न्यू ऑर्गेनिज्म, न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, किन बॉडी पार्ट से करते हैं, क्या प्रोसेस होता है, वो सब आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो. So let's begin our chapter with the introduction lines. See, we all depend on nature for our survival. Our most basic need of food is supplied mostly by plant. Cereal, pulses, oilseed, vegetables, fruits, these all come from plants. Other useful things such as wood, fiber, rubber, raisins, tea and coffee are also obtained from plants. So हमें पता है कि हम सभी क्या अपने नेचर के ऊपर डिपेंडेंट है सर्वाइवल के लिए, और ज़्यादातर जितनी भी यूजफुल चीज़ें हैं वो हमें नेचर में प्लांट्स की तरफ से मिलती है. ज़्यादातर फूड मटेरियल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेचर में हमें कौन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि सीरियल, पल्सेस, ऑयलसीड, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सभी आपके फूड मटेरियल्स हैं. उसके अलावा वुड, फाइबर, रबर, रेजिन, टी, कॉफ़ी, ये सब भी हमें यूजफुल चीज़ें होती हैं और हमें प्लांट से ही मिलती हैं. Plants recycle carbon dioxide to give us life-sustaining oxygen and reduces soil erosion and flood. They help to bring rain and provide food and shelter to a great diversity of animals. Hence, they are necessary for life to exist on Earth. More plants would mean a continuous supply of plant products to meet growing needs of humans. प्लस उसके अलावा जो कार्बन डाइऑक्साइड हम प्रोड्यूस करते हैं उसको रिसाइकल करके हमें लाइफ सस्टेनिंग गैस, जिसको हम ऑक्सीजन बोलते हैं, वो देते हैं. उसके अलावा सॉइल इरोजन, फ्लड वगैरह रिड्यूस करते हैं. रेन जो आती है, बारिश प्लांट्स की वजह से होती है. उसके अलावा फूड, शेल्टर ये प्रोवाइड करते हैं टू अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल. तो दैट मीन्स व्हाट कि अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट अगर करती है, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ प्लांट्स. सो ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स की सप्लाई होना ज़रूरी है, सो दैट क्या जो यूजफुल चीज़ें एनिमल्स को रिक्वायर्ड है वो सभी उसकी सप्लाई बाय द प्लांट्स बनी रहे और प्लांट ह्यूमन बींग्स के जो ग्रोइंग नीड्स है वो satisfied रहे. See, we see a large number of plants everywhere around us. We should grow plants and take care for them because they are useful to us in many ways. Plants also reproduce and they reproduce new plants in different ways. Some plants reproduce from seeds while some through other body parts like roots, stems, leaves, etc. So हमने क्या देखा है कि हमारे सराउंडिंग में आप बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स आप देखते हो, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा और भी प्लांट्स ग्रो करने चाहिए, उनकी अच्छे से केयर करनी चाहिए. क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए यूजफुल है. अब प्लांट्स को कैसे और भी प्लांट्स प्रोड्यूस करे जाए, तो प्लांट्स रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जहां प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, तो रिप्रोड्यूस करके क्या करते हैं, प्लांट्स न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट तरीके से. कुछ प्लांट्स सीड्स के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, कुछ प्लांट्स अपने बाकी बॉडी पार्ट जैसे कि स्टेम, रूट, लीव्स, इनके थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स फ्रॉम सीड्स, यानी कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन जो होता है ना, वो सीड्स के थ्रू कैसे होता है. देखो, ज्यादातर प्लांट्स जो प्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं स्टूडेंट्स, वो सीड्स के थ्रू करते हैं. ठीक है, सीड्स आई थिंक सबको पता है क्या होता है. So the process by which a seed produces a seedling is called germination. Germination occurs only when the seed receives enough air to breathe, enough water to soften the seed coat, and enough warmth that is sunshine to make itself एक्टिव. सो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे एक सीडलिंग प्रोड्यूस करता है, इस प्रोसेस का नाम जर्मिनेशन प्रोसेस होता है. जर्मिनेशन तभी होगा जब सीड को प्रॉपर एयर या बोलो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी ब्रीथ करने के लिए, प्रॉपर वाटर मिलेगा अपनी उस सीड कोट को सॉफ्ट करने के लिए, और एनफ यानी कि प्रॉपर सनशाइन मिलेगी क्या करने के लिए, उसके सेल्स को एक्टिव करने के लिए. तभी वहां पे जर्मिनेशन प्रोसेस अच्छे से हो पाता है. अब नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड. सीड का स्ट्रक्चर कैसा होता है स्टूडेंट्स? सीड के 3 पार्ट होते हैं. एक होता है सीड कोट, दूसरा कॉटिलेडन एंड थर्ड इज एम्ब्रियो. सबसे पहले पढ़ेंगे सीड कोट. सीड कोट क्या है? इट इज आउटरमोस्ट कवरिंग दैट प्रोटेक्ट्स द बेबी प्लांट इनसाइड. तो सीड की सबसे बाहर वाली जो कवरिंग होती है जो अंदर बेबी प्लांट को प्रोटेक्ट करती है, उसको सीड कोट कहा जाता है. सेकंड है कॉटिलेडन. कॉटिलेडन क्या होता है? Inside the seed coat, seed leaves or cotyledons are present. The cotyledons store food for the baby plant till it can make its own food. Some seeds like gram, peas, beans have 2 cotyledons and are called dicot seeds, whereas some like maize and rice have only 1 cotyledon and are called monocot seeds. अब सीड कोट के अंदर कुछ सीड लीव्स या कॉटिलेडन्स प्रेजेंट होते हैं, है ना. ये कॉटिलेडन्स क्या करते हैं? बेबी प्लांट के लिए फूड स्टोर करते हैं जब तक प्लांट अपना खाना खुद बनाने के कैपेबल
नहीं हो जाता। कुछ सीड्स होते हैं जैसे कि ग्रैम, पीस, बीन्स, इनमें 2 कॉटिलेडन्स होते हैं, इसे हम इन्हें डाइकॉट सीड्स बोलते हैं। और जिन प्लांट्स में सिंगल सीड प्रेजेंट होता है उन्हें हम मोनोकॉट सीड्स बोलते हैं, जैसे कि राइस एंड मिक्स। ठीक, चलो नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ सीड। थर्ड पार्ट आपका सीड का चलो क्या था, एम्ब्रियो, जिसको आप बेबी प्लांट भी बोलते हो। नाउ कॉटिलेडन के अंदर होता है बेबी प्लांट, जो आगे चल के न्यू प्लांट में ग्रो होता है, जिसको आप एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की स्टेजेस को पढ़ते हैं। सी, when a seed is sown, it absorbs water from the soil it swims and the seed coat becomes soft. The cells of the embryo starts dividing and increases in size. Sunlight or warmth is needed for the cells to become active. देखो, जब आप किसी एक सीड को सो करते हो सॉइल में, वो क्या करती है, सॉइल से पहले वाटर को एब्जॉर्ब करती है, और वाटर एब्जॉर्ब करने से वो धीरे धीरे स्वेल होने लगती है। स्वेल होने के बाद जो वो सीड कोट होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, बाहर जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो सॉफ्ट होने लगती है। ठीक है, फिर जो एम्ब्रियो के अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होने शुरू होते हैं, उनका साइज इंक्रीज होने लगता है। सनलाइट या फिर बोलो वार्मथ की रिक्वायरमेंट होती है बहुत ज्यादा, सो दैट सेल्स जो है अंदर वो एक्टिव हो सके। फिर एम्ब्रियो क्या होता है, ब्रेक करता है सीड कोट को और सीड से बाहर आ जाता है एज अ सीडलिंग। फिर सीडलिंग जब बाहर आता है तो उसको अपना फूड कहाँ मिलता है, स्टार्टिंग में कॉटिलेडन से मिलता है, बाद में किससे मिलता है, सॉइल से मिलने लगता है, जब वो अपने आप खुद की रूट्स डेवलप कर लेता है। फिर धीरे धीरे उसका रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप हो जाता है। रूट्स कहाँ ग्रो करती है, डाउनवर्ड्स, और शूट्स ग्रो करती हैं कहाँ, अपवर्ड्स टुवर्ड्स द सनलाइट। तो स्लोली सीडलिंग डेवलप्स लीव्स एंड ब्रांचेस एंड ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। धीरे धीरे उस सीडलिंग में लीव्स आने लगती है, ब्रांचेस आने लगती हैं, और फिर एक न्यू प्लांट ग्रो करने लगता है। ठीक है, चलो now we come to seed dispersion. A plant produces many seeds, but all seeds do not germinate. Some get destroyed by bad weather, some are eaten by animal birds and insects, some do not receive the ideal conditions for growth. Some seeds grow very close to each other and compete each other for air, water, sunlight and nutrients. Many of them die and only a few survive. That is why plants take the help of nature to scatter their seeds far away from the parent plant. The process by which seeds are scattered away from the parent plant is for seed dispersion. सी बच्चों, क्या होता है कि एक प्लांट बहुत सारी सीड्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन सारी की सारी सीड्स जर्मिनेट हो जाए ऐसा नहीं होता है। कुछ ऐसी सीड्स होती है जो बैड वेदर कंडीशंस की वजह से खराब हो जाती हैं, कुछ एनिमल बर्ड्स और इंसेक्ट्स खा जाते हैं, कुछ को आइडियल कंडीशंस नहीं मिलती जर्मिनेट होने के लिए, है ना। और कुछ ऐसी सीड्स होती है जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज ग्रो कर जाती है, सो दैट उनमें कॉम्पिटिशन बना रहता है, किसके लिए, एयर, वाटर, सनलाइट के लिए। तो प्रॉपर ग्रोथ किसी की भी नहीं हो पाती है। तो ज़्यादातर क्या होता है, सीड्स खराब ही हो जाती है, कुछ ही होती हैं जो सर्वाइव करती हैं। इसीलिए प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स नेचर की हेल्प लेते हैं, सो दैट वो जो सीड्स है पेरेंट प्लांट से बहुत ज्यादा दूर जाके स्कैटर हो पाए और इजिली ग्रो कर पाए। तो ये जो प्रोसेस होता है जहाँ पे सीड्स क्या होती है पेरेंट प्लांट से दूर जाके स्कैटर हो जाती है, इस प्रोसेस का नाम होता है सीड डिस्पर्जन। और सीड डिस्पर्जन बहुत सारे एजेंट्स के थ्रू होता है, जैसे कि विंड, वाटर, एनिमल, बर्ड्स, या फिर फ्रूट्स के बर्स्टिंग से, जिसको आप एक्सप्लोजन कहते हो, इनके थ्रू क्या होता है सीड डिस्पर्जल हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले पढ़ेंगे डिस्पर्जल बाय विंड। विंड के थ्रू कैसे डिस्पर्जल होता है, देखो, दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ सीड डिस्पर्जल। सीड्स ऑफ प्लांट्स लाइक कॉटन, डैंडेलियन, साइकामोर आर वेरी लाइट एंड हैव विंग्स और हेयर ऑन देम। दीस सीड्स आर देयरफॉर इजीली कैरिड अवे बाय विंड। तो ये बहुत ही कॉमन सा फॉर्म है सीड डिस्पर्जल का। देखो, कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि कॉटन है, डैंडेलियन है, साइकामोर है, इनकी सीड्स बहुत ही हल्की होती है, लाइट वेटेड होती है, और उनमें विंग्स या बोलो छोटे छोटे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्योंकि ये बहुत हल्की होती है और बहुत तेजी से जब हवा चलती है, तो इनके सीड्स क्या होती है पेरेंट प्लांट से दूर चली जाती है, यानी कि डिस्पर्स हो जाती है, और इस तरीके से क्या होता है इनमें डिस्पर्जल ऑफ सीड क्या लिखता है। नेक्स्ट वी कम टू डिस्पर्जल बाय वाटर। वाटर के थ्रू कैसे डिस्पर्जल होता है, देखो, seeds of plants which grow in or near water are dispersed by water. Seeds of some plants like lotus have a spongy part. Seeds of some plants like coconut have a fibrous covering. This covering helps them to float on water, which carries them to different places. तो कुछ प्लांट्स की सीड्स होती है जो पानी के पास या पानी में ग्रो करते हैं, जो पानी के पास या पानी में ही ग्रो करेंगे, उन प्लांट्स की सीड वाटर के थ्रू डिस्पर्स होती है। जैसे कि लोटस है, लोटस की सीड्स क्या होते हैं, इनमें एक स्पॉन्जी सा पार्ट होता है। उसके अलावा कुछ प्लांट्स की सीड जैसे कि कोकोनट, इनमें फाइब्रस कवरिंग होती है। अब क्या होता है, ये कवरिंग क्या करती है, इजीली वाटर में फ्लोट हो जाती है, और फ्लोट होने से जब पानी का बहाव होता है तो इनकी सीड्स भी क्या हो जाती है, इजीली डिफरेंट प्लेसेस तक कैरी ऑन हो जाती हैं और स्कैटर कर जाती हैं। ठीक है, नाउ वी कम टू
डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। एनिमल्स को डिस्पर्सल कैसे होता है? देखो, ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स ईट फ्रूट्स लाइक मैंगोज, ऑरेंजेस, ग्रेप्स एंड थ्रो अवे देयर सीड्स व्हिच ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। सम सीड्स हैव स्टिकी हेयर, bristles, spikes or hooks on them. They stick to the fur of animals, feather of birds or to our clothes and thus are carried to other places. Sometimes the seeds are passed out undigested through the droppings of birds and animals. Example, seeds of cherries, they germinate into न्यू प्लांट्स। सो ह्यूमन बींग्स है, एनिमल्स है, हम सभी फ्रूट्स खाते हैं जैसे कि मैंगो, ऑरेंज, ग्रेप, और हम क्या करते हैं, इनकी सीड्स को ऐसे ही कहीं भी फेंक देते हैं। जहाँ फेंकते हैं, अगर इनको आइडियल कंडीशंस मिलती हैं तो ये वहीं से न्यू प्लांट इनमें जर्मिनेट कर जाता है। कुछ ऐसे प्लांट्स की सीड्स होती है जिनमें काफी स्टिकी हेयर, ब्रिसल, स्पाइक या हुक्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये ब्रिसल, स्पाइक को क्या करता है, ये एनिमल्स के फर या बर्ड्स के फेदर पे या हमारे क्लोथ्स में भी कभी चिपक जाते हैं, और उसके बाद हम इनको क्या करते हैं, अपने साथ ही कहीं भी कैरी करके ले जाते हैं। और जहाँ ये जाके हमारी बॉडी से अलग होगी या फिर बर्ड्स के फेदर वगैरह से, ये वहीं जर्मिनेट करने लगते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ सीड्स को जब एनिमल्स वगैरह खाते हैं तो ये अनडाइजेस्टेड होने के वजह से क्या होती है, पास ऑन हो जाती है। किसके थ्रू? जब बर्ड्स और एनिमल्स ड्रॉपिंग्स वगैरह करते हैं तो उसके थ्रू ये पास हो जाता है, क्योंकि डाइजेस्ट होती नहीं है। तो वहाँ जब इनको प्रॉपर कंडीशंस मिलती हैं तो ये वहीं से जर्मिनेट होकर न्यू प्लांट में डेवलप हो जाती है। जैसे कि एग्जांपल, चेरीज जो होती है, चेरीज की सीड्स यूजुअली ऐसे ही जर्मिनेट होती हैं। नाउ वी कम टू डिस्पर्जन बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन के थ्रू कैसे डिस्पर्जन होता है? सी, फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, कुछ प्लांट्स के फ्रूट जैसे कि पीस, बीन्स, पॉपी बर्स्ट open after ripening and not become dry. The seeds get scattered in all directions by the force of explosion. So कुछ प्लांट जैसे कि पीस, बीन्स, पॉपी, इनके जो फ्रूट्स होते हैं, जब ये अच्छे से क्या हो जाते हैं, राइप हो जाते हैं, राइप होने के बाद जब ये ड्राई होने लगते हैं तो बर्स्ट हो जाते हैं। बर्स्ट होने से जो इनकी सीड्स होती है वो डिफरेंट प्लेसेस से बहुत दूर तक जाकर स्कैटर हो जाती है। इस तरीके से क्या होता है, इनका डिस्पर्शन होता है, और इसको आप कहते हो डिस्पर्शन बाय एक्सप्लोजन। ठीक है, क्योंकि वो जो बर्स्ट होने की वजह से जो फोर्स एक्सर्ट होता है वो इनको बहुत दूर तक फेंक देता है। ठीक है, नाउ ये तो हो गया सीज के थ्रू डिस्पर्जन। अब आते हैं रिप्रोडक्शन फ्रॉम अदर पार्ट्स। दूसरी बात की जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उनसे कैसे रिप्रोडक्शन होता है प्लांट्स में। देखो, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते। सो इन सच केसेस द न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सर्टेन अदर पार्ट्स सच एज रूट, स्टेम और लीव्स ऑफ द पेरेंट प्लांट। तो जब जो प्लांट सीड्स नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो उनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है? उनमें रिप्रोडक्शन होता है उनके कुछ दूसरे बॉडी पार्ट्स जैसे कि स्टेम, रूट और लीव्स वगैरह से। ठीक है, जैसे कि बाय स्टेम। स्टेम में कैसे होता है? प्लांट्स जैसे कि रोज, कोलियस, शुगर केन, हिबिस्कस, मनी प्लांट, ये सभी प्लांट्स ऐसे हैं जो स्टेम कटिंग से रिप्रोड्यूस करते हैं, है ना। पोटैटो, जिंजर, ये सभी अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है। पोटैटो में छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं जिनको आप आईज बोलते हो, और हर एक आई के पास क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वहां से एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं रूट्स। रूट्स के थ्रू कैसे होता है? रूट्स में सूरज जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट, टर्निप, डहेलिया, ये सारे ऐसे प्लांट्स हैं जो अपनी रूट्स के थ्रू ही ग्रो करते हैं। ठीक, लीव्स। लीव्स में जैसे कि आपका प्लांट है ब्रायोफाइलम, ये रिप्रोड्यूस करता है अपनी लीव्स के थ्रू। क्यों? क्योंकि इनकी लीव्स के एजेस पे क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं बर्ड्स के थ्रू एक न्यू प्लांट ग्रो कर सकता है। नाउ वी कम टू टॉपिक क्रॉप्स इन एग्रीकल्चर। Crop is a cultivated plant grown on a large scale commercially, especially a cereal, fruit or vegetable. The practice of growing crops on a large scale for food or other product is called agriculture. Agriculture is very important to feed the large population of a country and forms the base of an economy for a country like India. देखो, क्रॉप क्या है? एक कल्टीवेटेड प्लांट, ऐसा प्लांट जिसको आप कल्टीवेट करते हो बहुत बड़े स्केल पे कॉमर्शियली, है ना। स्पेशली जैसे आपके सीरियल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह होते हैं, उनको हम जो ग्रो करते हैं कॉमर्शियली, यानी कि बहुत बड़े पर्पस के लिए, बड़े स्केल पर, उसको आप क्रॉप कहते हो। और इन क्रॉप्स को ग्रो करने की जो प्रैक्टिस होती है, जब बहुत बड़े स्केल पे आप डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को ग्रो करते हो, इस प्रैक्टिस को क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर बोला जाता है। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। एक ग्रोइंग कंट्री के पॉपुलेशन के लिए, उनको फीड करने के लिए एग्रीकल्चर जरूरी होता है। और ये क्या करता है, किसी भी एक कंट्री की इकोनॉमी का बेस बनाता है। स्पेशली अगर मैं बात करूं, इंडिया जैसी कंट्री की इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे ही ज्यादा चलती है। हम हमारी कंट्री की इकोनॉमी को एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड है। ठीक है, चलो
नाउ वी कम टू रिक्वायरमेंट्स फॉर अ गुड क्रॉप। एक अच्छे क्रॉप की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, देखो, different crops grow in different types of soil. We must plant the right kind of seeds in the right kind of soil so that they germinate easily and quickly. Rice and jute grow best in clay soil as it holds plenty of water. This is the reason why more rice is grown in West Bengal and Tamil Nadu, whereas jute is primarily grown in West Bengal's water-drained area and riverine areas of Bangladesh. Wheat and gram, on the other hand, grow well in alluvial loamy soil of Punjab and Uttar Pradesh, where irrigation facilities are plentiful. Jowar and bajra need sandy loam soil to grow well as it is found in parts of Rajasthan and Gujarat. देखो, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए डिफरेंट टाइप्स की सॉइल चाहिए, ठीक है। सभी क्रॉप्स एक ही तरीके की सॉइल में ग्रो नहीं कर सकते, इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, एक राइट काइंड ऑफ सीड को प्लांट करना पड़ता है, एक राइट काइंड ऑफ सॉइल में, तभी जाके वो इजीली और क्विकली जर्मिनेट हो पाती है। जैसे कि राइस और जूट जो करते हैं अच्छे से एक क्लेई सॉइल जो होता है, ठीक है, उनमें अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, क्योंकि क्लेई सॉइल के पास वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होती है और राइस और जूट दोनों को ही ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसलिए ज्यादातर जो आपके राइस है वो ग्रो किए जाता है वेस्ट बंगाल या तमिलनाडु में, ठीक है। जूट की बात करें तो ये वेस्ट बंगाल के वाटर ड्रेन्ड एरिया या रिवराइन एरिया जो बांग्लादेश का है वहां ग्रो किया जाता है। व्हीट एंड ग्राम जो है इनको हम ग्रो करते हैं एलुविनल लूमी सॉइल में, जो यूजुअली आपको पंजाब या उत्तर प्रदेश में मिलेगा। यहाँ पे इरिगेशन फैसिलिटीज यानी कि वाटर फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी होती है। ज्वार और बाजरा को चाहिए होता है सैंडी लोमी सॉइल ग्रो करने के लिए, जो आपको राजस्थान और गुजरात के ज्यादातर पार्ट्स में मिलती है, इसलिए वो वहां ज्यादा ग्रो करे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज cotton grows ideally in black soil, that is Regur of central and western India. Moist grainy soil of Assam, the Nilgiris and Darjeeling is best suited for growing tea, where it is grown on slope of hilly areas to avoid waterlogging around the root. Coconut grows best in coastal sandy soil of Kerala and Goa, while maize needs the dry soil of the hills and plains of the north. Onion and groundnut are grown best in well-drained sandy soil of Maharashtra and Gujarat. कॉटन कहाँ, ब्लैक सॉइल जो आपका सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया में मिलता है वहाँ अच्छा ग्रो करता है। मॉइस्ट ग्रेनी सॉइल आसाम की, नीलगिरिस की, दार्जिलिंग की सबसे बेस्ट होती है टी वगैरह ग्रो करने के लिए, जहाँ पे जो हिली एरियाज का स्लोप होता है वहाँ इजिली इनको ग्रो किया जाता है, सो दैट वाटर की लॉगिंग ना हो रूट्स के थ्रू। कोकोनट ग्रो करता है कहाँ, अच्छे से कोस्टल सैंडी सॉइल में, केरला या गोवा वगैरह में। मेज को ड्राई सॉइल चाहिए होती है, क्या हिल्स की या जो आपके नॉर्थ के प्लेन्स एरिया होते हैं वहां पे यूजुअली आपका मेज ग्रो किया जाता है। अनियन एंड ग्राउंडनट आपके वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल होती है महाराष्ट्र एंड गुजरात की, वहां ग्रो करता है, ठीक है। हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड शुड बी यूज्ड, एक ऐसी टाइप की सीड यूज करनी चाहिए जो हाई वैरायटी ऑफ प्रोडक्शन कर सके। उसके बाद फील्ड को प्रॉपरली इरिगेट करना जरूरी है, एक राइट टाइम पे विद द राइट अमाउंट ऑफ वाटर, ओके। Then different crops grow in different season. Crops which are grown during the winter season, that is November to April, like wheat and gram, are called rabi crops. Crops like rice, maize, jowar and bajra, which are grown in summer, that is June to October, are called kharif crops. Vegetables like carrot, peas, cabbage, cauliflower, etc. grow in winter. Brinjal, tomato, gourds, onion, etc. grow best in the समर सीजन। अब देखो, क्रॉप्स को ग्रो करने के सीजन भी सारे डिफरेंट होते हैं। वो क्रॉप्स जो आपके विंटर सीजन में ग्रो करते हैं उनको हम राबी क्रॉप्स बोलते हैं, दैट इज नवंबर टू अप्रैल वाले मंथ में जो अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, लाइक व्हीट एंड ग्राम, ये राबी क्रॉप्स है। फिर क्रॉप्स कुछ जैसे कि राइस में, ज्वार, बाजरा, ये समर सीजन में अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, दैट इज जून टू अक्टूबर मंथ के बीच में, इनको आप खारिफ क्रॉप्स बोलते हो, ठीक है। उसके अलावा वेजिटेबल्स है जैसे कि आपका कैरेट, पीस, कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये विंटर सीजन में यूजुअली अच्छे से ग्रो करती हैं। उसके अलावा ब्रिंजल, टोमेटो, गार्ड, अनियन, ये समर सीजन में बेस्ट तरीके से ग्रो कर पाती है। तो हर एक प्लांट की ग्रो करने का डिफरेंट क्या होता है, सीजन होता है। उसके बाद हमको क्या फर्टिलाइजर्स और मिन्योर्स प्रॉपर्ली ऐड करना चाहिए सॉइल में, सो दैट क्या हम क्वालिटी जो है क्रॉप्स की वो इम्प्रूव कर सके और उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। केमिकल फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट्स, सुपर फॉस्फेट are added to the soil to increase its fertility. However, excessive use of chemical fertilizer can harm the crops and cause soil and water pollution. Biofertilizer like dung compost, bio-waste compost, practices like vermiculture, that is earthworm breeding, are good for maintaining soil fertility without harming the environment. फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स जैसे कि यूरिया, अमोनियम सल्फेट और भी बहुत सारे हैं, इनको सॉइल में ऐड किया जाता है
फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन जब इनका ज़्यादा यूसेज होता है इन केमिकल फर्टिलाइजर्स का, तो ये क्रॉप्स को तो हार्म करते ही हैं, उसके अलावा इनसे सॉइल और वाटर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए ज़्यादातर आपको अब सजेस्ट किया जाता है कि बायो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाए, जैसे कि डंग कॉम्पोस्ट, बायो वेस्ट कॉम्पोस्ट या वर्मी कल्चर वगैरह। ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन रखते हैं, उसके साथ साथ क्या होता है, हमारे एनवायरनमेंट को भी हार्म नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉप प्रोटेक्शन एंड सीड स्टोरेज। क्रॉप का प्रोटेक्शन और सीड का स्टोरेज कैसे किया जाता है? देखो, farmers must take proper steps to protect the crops as they are prone to damage by pests, birds, animals and insects. They must take the following step. तो फार्मर्स को प्रॉपर स्टेप्स लेने जरूरी है क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि वो इजीली डैमेज जाते हैं पेस्ट, बर्ड, एनिमल और डिजीजेस वगैरह से। तो उसके लिए क्या स्टेप लेने चाहिए? देखो, सबसे पहले द क्रॉप फील्ड मस्ट बी सराउंडेड बाय प्रॉपर फेंसिंग और बार्ब्ड वायर्स टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्ट्रे ग्रेजिंग एनिमल्स लाइक काउ, गोट्स एक्सेट्रा। जो क्रॉप के फील्ड है उनकी प्रॉपर फेंसिंग करी जानी चाहिए, किससे? बार्ब्ड वायर वगैरह से, सो दैट जो स्ट्रे एनिमल्स है वो फील्ड के अंदर एंटर ना करे और प्रोडक्शन खराब ना करे, जैसे कि काउ, गोट वगैरह। ठीक है। दूसरा, एक प्रॉपर कंट्रोल्ड स्प्रेइंग होनी चाहिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स की, सो दैट हम अपने क्रॉप प्रोडक्शन को प्रोटेक्ट कर सके हार्मफुल पेस्ट से, जैसे कि लोकस्ट, कैटरपिलर वगैरह से। और कुछ प्लांट डिजीजेज होती है उनसे भी प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का कंट्रोल्ड तरीके से प्रॉपर स्प्रे होना जरूरी होता है। अगर आप इसका एक्सेसिव यूज करते हो केमिकल्स का, तो ये आपके किसके लिए? एनिमल, बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स के लिए, सभी के लिए हार्मफुल होते हैं। ठीक है, चलो। Last is the harvested crop should be stored properly in dry airtight container, that is storage bin, and cold storage to protect them from moisture, rat, birds, squirrel, etc. जो उसके बाद आपके क्रॉप्स की जब हार्वेस्टिंग हो जाती है, कटाई हो जाती है, उसके बाद में प्रॉपर एयर टाइट कंटेनर्स में, जो या बड़े बड़े स्टोरेज बिन्स होते हैं उनमें उनको स्टोर किया जाना चाहिए, या कोल्ड स्टोरेज वगैरह में, सो दैट उनको मॉइस्चर, रैट, बर्ड, स्क्विरल वगैरह से प्रोटेक्ट करा जाए। Like other living things, plants also need care and attention. They grow well in favorable conditions. A bountiful crop strengthens the economy of a country, provides food security to its people. So बाकी living things के लिए plants को भी student क्या चाहिए? केयर एंड अटेंशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये तभी अच्छे से ग्रो कर पाते हैं जब इन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलती है। एक बाउंटीफुल क्रॉप क्या करता है? किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करता है, और वहाँ जो लोग सर्वाइव करते हैं उनकी फूड सिक्योरिटी को मेंटेन रखता है। सो that's all for the chapter over here. The chapter is completed. Hope you all liked it and understood it. Thank you, everyone.